हेमंत सोरेन बनेंगे झारखंड के नए मुख्यमंत्री। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल से रिहा होते ही यह कयास लगाया जा रहा था कि हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन वर्तमान में हेमंत सोरेन और अन्य विधायक दल के साथ लगातार बैठक से यही लग रहा है कि हेमंत सोरेन दोबारा झारखंड के सीएम होंगे। आपको बताते चले कि आज रांची के सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री पद संभालेंगे। वहीं चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। यह भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शाम में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इसके साथ ही हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण के लिए राज्यपाल से समय मांगेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन अभी चेन्नई में हैं, वे शाम तक रांची लौट सकते हैं। गौरतलब है कि 31 जनवरी को कथित जमीन घोटाला केस में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने से पहले हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उसी शाम को चंपई सोरेन ने सत्ताधारी दल के विधायकों के साथ राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। 2 फरवरी को चंपई सोरेन ने झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने 5 महीने तक सरकार चलाई। हालांकि बीजेपी कहती रही कि चंपई केवल चेहरा है, सरकार तो होटवार जेल से चलती है। हालांकि चंपई सोरेन ने इन आरोपों को हमेशा खारिज किया। हाथरस हादसे को लेकर सीएम योगी सख्त, कार्रवाई को लेकर कही बड़ी बात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस हादसे को लेकर कहा कि हमारी सरकार इस घटना की तह में जाकर साजिशकर्ताओं और जिम्मेदारों को उचित सजा देने का काम करेगी। प्रदेश सरकार इस घटना की पूरी जांच करा रही है। हम इसकी तह में जाएंगे और देखेंगे कि यह हादसा है या साजिश। उन्होंने अपने आवास पर पत्रकारों से कहा कि घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मुख्यमंत्री ने घटना पर राजनीति करने वाले दलों को भी फटकार लगाते हुए कहा कि इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के बजाय राजनीति करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। यह समय पीड़ितों के घावों पर मरहम लगाने का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। भीड़ प्रबंधन के प्रति लापरवाही के चलते मंगलवार को ब्रज के प्रवेश द्वार हाथरस में हुई एक भीषण घटना में 116 लोगों की हृदय विदारक मृत्यु हो गई। पूरे देश को झकझोर देने वाली यह घटना तब हुई जब नारायण साकार विश्व हरि के सत्संग के बाद उनका चरण राज लेने और दर्शन करने के लिए लोग आतुर हो गए। मरने वालों में 108 महिलाएं, 7 बच्चे और 1 पुरुष शामिल हैं और इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। गहरा दुख व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख रुपये की मदद देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत कई नेताओं ने घटनाओं पर गहरा दुख व्यक्त किया है। बताया जा रहा है कि इस सत्संग के लिए 80,000 लोगों की उपस्थिति की प्रशासनिक अनुमति थी, लेकिन मौके पर 1.5 लाख से अधिक लोग पहुंच गए। इसके चलते भीड़ को नियंत्रित करने की व्यवस्था औंधे मुँह हो गई। लोग सड़क किनारे के फिसलन भरे गड्ढे में गिरने लगे। पीछे से भीड़ का दबाव, नदारद भीड़ प्रबंधन और इसके चलते हुए भगदड़ ने भयावह रूप ले लिया। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए जस्टिस बी आर सारंगी। जस्टिस बी आर सारंगी झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। 28 दिसंबर 2023 से झारखंड उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस का पद रिक्त था। 27 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश के बाद ओडिशा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस बी आर सारंगी को झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। झारखंड हाईकोर्ट में 28 दिसंबर 2023 से चीफ जस्टिस का पद रिक्त था। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय मिश्रा के सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस एस चंद्रशेखर को हाईकोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया था। अब ओडिशा हाईकोर्ट के जस्टिस बी आर सारंगी को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जस्टिस बी आर सारंगी ओडिशा हाईकोर्ट में 20 जून 2013 को स्थायी जज नियुक्त किए गए थे। 1,52,000 मामलों का इन्होंने हाईकोर्ट में निष्पादन किया था। दिसंबर 1985 में इन्होंने बतौर अधिवक्ता वकालत शुरू की थी। 20 जुलाई को ये सेवानिवृत्त होंगे। झारखंड में प्राथमिकी शिक्षकों की प्रमोशन पर रोक, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति पर मंगलवार को रोक लगा दी। जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने प्रोन्नति पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। मामले में विशाल प्रताप देव और अन्य ने याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों के अधिवक्ता सौरभ शेखर ने कोर्ट को बताया कि सरकार प्राथमिक शिक्षकों को ग्रेड 4 से ग्रेड 7 में प्रोन्नति दे रही है।
लेकिन इसमें सीधे भर्ती होने वाले प्रशिक्षित ग्रेजुएट टीचर को सूची से हटा दिया गया है, जबकि प्रोन्नति नियमावली 1993 के अनुसार ग्रेड 7 में प्रोन्नति के लिए शिक्षकों को 5 साल पूरा करना होगा। विवाद होने पर पूर्व में राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ देने के लिए नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव दिया। इसमें कहा गया कि ग्रेड 7 में प्रोन्नति के लिए सीधी भर्ती वाले शिक्षकों की अर्हता 10 साल होनी चाहिए, जबकि प्रोन्नति से ग्रेड 4 तक पहुंचने वाले शिक्षकों की अर्हता शिथिल कर दी गई है। सीधी भर्ती पाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति वर्ष 2015 में हुई थी, जबकि अन्य शिक्षकों की ग्रेड 4 में प्रोन्नति 2017 में हुई। ऐसे में वे सीधी भर्ती वाले शिक्षकों से कनीय हैं, लेकिन सरकार नियमों में संशोधन किए बिना कई जिलों में शिक्षकों को ग्रेड 7 में प्रोन्नति दे रही है। प्रोन्नति सूची से सीधी भर्ती वाले शिक्षकों को हटा दिया गया है, जबकि पूर्व में अदालत ने सरकार को नियमानुसार कार्य करने का निर्देश दिया था, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। इस पर अदालत ने प्रोन्नति की सारी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। मांदर को मिलेगा जीआई टैग। गुमला के इस गांव को मिलेगी प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में पहचान। असम के बिहू ढोल की तरह झारखंड का पारंपरिक वाद्य यंत्र मांदर भी जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन तथा जीआई टैग पाने की कतार में खड़ा है। इसके लिए गुमला जिला प्रशासन चेन्नई स्थित जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री सेंटर में आवेदन भी करा चुका है। यह पूरी कवायद 2023 में गुमला के तत्कालीन डीसी सुशांत गौरव ने शुरू की थी। मौजूदा डीसी कर सत्यार्थी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। संभवतः इसी वर्ष मांदर को जीआई टैग हासिल हो जाएगा। इसके बाद इस वाद्य यंत्र पर झारखंड का एकाधिकार हो जाएगा। साथ ही गुमला के रायडी प्रखंड के जरेट्टा गांव को बतौर मांदर प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में पहचान भी मिलेगी। संगीत नाट्य अकादमी के काउंसिल सदस्य नंदलाल नायक ने बताया कि झारखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्रों में मांदर की जगह बेहद खास है। इसकी थाप और इससे निकलने वाले धुन की मिठास भी अनूठी है। यह एक मात्र ऐसा वाद्य यंत्र है जिसका प्रतिरूप किसी अन्य देश या प्रदेश में नहीं मिला है। गुमला का जरेट्टा गांव मांदर निर्माण के लिए ही जाना जाता है। इस गांव के करीब 22 परिवारों की चौथी पीढ़ी के सभी सदस्य मांदर बनाने का काम करते हैं। खास बात यह है कि मांदर बनाने में इस्तेमाल होने वाले सभी उपकरण गुमला के ही पठारी क्षेत्रों में मिलते हैं। मांदर का खोल संक नदी के मिट्टी से तैयार होता है। चमड़े की चाटी के ऊपर लगने वाला रागा, जिससे टुंग की ध्वनि निकलती है, को यहाँ की महिलाएं अपने हाथों से पीस कर तैयार करती है। इसके अलावा मांदर में लगने वाले तीरी बांधी, टाना, पोरा डोरा, डिसना खरन, बाली खरन, गुलू, प्राकृतिक रंग और टांगनक भी लोग अपने हाथों से तैयार करते हैं। जीआई टैग के लिए तय मानकों में अब तक मांदर खरा उतरा है। अब तक 60 से 70 बिंदुओं में मांदर की क्वालिटी, फिनिशिंग, ज्योग्राफिकल स्पेसिफिक, सांस्कृतिक पहचान में इसकी उपयोगिता, बनाने का तरीका समेत अन्य बिंदुओं पर स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। रायडी मांदर प्रोड्यूसर कंपनी के लिए लोगों भी उपलब्ध कराया जा चुका है। खुले में मांस बेचने पर हाईकोर्ट सख्त, लाइसेंस रद्द करने का आदेश। नियमों का पालन नहीं करते हुए खुले में मांस की बिक्री जारी रहने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है और रांची नगर निगम को नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि खुले में मांस बेचने वालों का लाइसेंस निगम रद्द करें। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की अदालत ने श्यामानंद पांडे की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान प्राधिकारी की ओर से बताया गया कि राज्य सरकार ने शपथ पत्र पर सही जानकारी नहीं दी है। राज्य सरकार ने खुले में मांस बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभाई है। रांची में अभी भी खुले में मांस की बिक्री हो रही है। इस जनहित याचिका में कहा गया है कि रांची समेत पूरे राज्य में खुले में मांस की बिक्री हो रही है। पशुओं को काटकर खुले में लटका दिया जाता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। उस रास्ते से आने जाने में परेशानी होती है, जबकि खुले में मांस की बिक्री करने का प्रावधान नहीं है। कोर्ट ने रांची नगर निगम को नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। साथ ही खुले में मांस बेचने वालों का लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दिया गया है। होटल में दंपति बेच रहे थे ब्राउन शुगर, पुलिस ने दबोचा। देवघर नगर थाना क्षेत्र के पटेल चौक के समीप स्थित एक होटल में कमरा बुक कर पति पत्नी ब्राउन शुगर की बिक्री कर रहे थे। इस संबंध में गुप्त सूचना पर एसडीपीओ ऋत्विक श्रीवास्तव के नेतृत्व में सोमवार रात को उक्त होटल की घेराबंदी कर छापेमारी की गई। छापेमारी में करीब 5 ग्राम ब्राउन शुगर जैसे पाउडर के साथ दंपति कुंदन कुमार उर्फ कुंदन चौधरी व अर्चना यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार दंपति के खिलाफ नगर थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20B के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने मंगलवार दोपहर में गिरफ्तार दंपति को कोर्ट में पेश कराया व कोर्ट के निर्देश पर सेंट्रल जेल भेज दिया। पुलिस मीडिया सेल द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक एनडीपीएस एक्ट के तहत नगर थाने में 10 मामले में रिखिया थाना क्षेत्र के तेलियाडी निवासी कुंदन कुमार उर्फ कुंदन चौधरी व उसकी पत्नी अर्चना यादव को आरोपित बनाया है। उक्त मामला एसआई नवीन कुमार की शिकायत पर नगर थाने में दर्ज किया गया। आरोपितों पर ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री का आरोप है। एक सप्ताह पूर्व भी नगर थाने के पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपित को गिरफ्तार किया था। उसी आरोपित के खुलासे के बाद नगर पुलिस लगातार पटेल चौक के समीप स्थित एक होटल पर निगरानी रख रही थी। सोमवार रात को पुलिस ने पत्नी को होटल में कमरा बुक कर ठहरने की सूचना मिली तो छापेमारी कराई गई। मौके पर से दोनों को पुलिस ने पकड़कर थाना लाया। पूछताछ में आरोपितों ने पुलिस के सामने अपना जुर्म स्वीकार किया। गिरिडीह के सड़क हादसा में 2 लोगों की मौत, अज्ञात वाहन की चपेट में आकर गंवाई जान। गिरिडीह के बगोदर में बड़ा हादसा हो गया जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। घटना मंगलवार देर रात पुराने जीटी रोड स्थित सर्विस रोड के पास की है। दोनों की मौत अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुई है। मृतकों की पहचान कोकिला महतो और करम महतो के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक वे दोनों गिरिडीह में ही मजदूरी का काम करते थे। प्रतिदिन सुबह दोनों पास के गांव में निर्माणाधीन मकान पर ढलाई का काम करने जाते थे। मंगलवार की सुबह वे इसी सिलसिले में घर से बाहर निकले थे, लेकिन काम खत्म होने में थोड़ी देर हो गई। देर रात वे काम संपन्न कर स्कूटी से अपने गांव महुरा आ रहे थे। उसी वक्त सर्विस रोड के पास एक अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वे दोनों घायल हो गए, जबकि उनकी स्कूटी के परकच्चे उड़ गए। जब राहगीरों की नज़र उन दोनों पर पड़ी तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। जानकारी के मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। वहां पहुंचते ही दोनों घायलों को सबसे पहले एम्बुलेंस की मदद से बागोदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। सड़क हादसे की सूचना मिलने के बाद पूर्व मुखिया संतोष रजक भी मौके पर अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। इधर गांव के लोगों की एक साथ मौत हो जाने से ग्रामीणों में मातम पसरा हुआ है। वाहन की चपेट में आने से 30 वर्षीय युवक की मौत। दुमका पाकुड़ मुख्य पथ पर मझियारा के समीप वाहन की चपेट में आने से 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना मंगलवार देर शाम को की बताई जा रही है। युवक की पहचान मझियारा निवासी दिनेश यादव के रूप में हुई है। परिजनों ने मौजे को लेकर बुधवार को रोड पर शव रखकर 1.5 घंटे तक रोड जाम कर दिया, जिससे दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। मुसाफिरों को कठिनाई को सामना करना पड़ा। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने का प्रयास की, लेकिन ग्रामीण मुआवजे की मांग करता रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी द्वारा तत्काल 25,000 रुपये दाह संस्कार के लिए देने के बाद जाम हटा। परिजनों के अनुसार दिनेश मंगलवार देर शाम अपने घर से कुछ दूर पैदल ही टहल रहा था और किसी वाहन की चपेट में आने से घटना घट गई, लेकिन परिजनों ने कोयला लदे वाहन से कुचलने की बात पर दावा कर रहा था। हालांकि वाहन की पहचान नहीं हो पाई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मंगलवार रात को शव को अपने कब्जे में लेकर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए शव को